हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजनाइज की पीटी 365 जो कि हमारी पॉलिटी की चल रही है। तो ये आपकी फिफ्थ चैप्टर होगी, यानी कि फिफ्थ पार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग इलेक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है इसके बारे में देख लेंगे। एनआरआई के लिए एक नया वोटिंग राइट्स लाया गया है तो उसके बारे में देखेंगे। एंड देन डीलिमिटेशन कमीशन, राइट टू रिकॉल और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे न्यूज़ है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन पूछी थी इसका आंसर बता देती हूँ कि इनमें से कौन से फॉलोइंग है जो कि सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नर को यहाँ पे जो स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उनसे बाहर होना चाहिए और एक डिटैच्ड फिगर होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो कोई भी पॉलिटिकल लिंक नहीं हो उनका, और वो रिसेंट पास्ट में जब भी उनको गवर्नर बनाया जाए किसी भी स्टेट का तो उनसे पहले जो है वो कोई भी पॉलिटिक्स से उनका नाता रिश्ता ना हो। तो ये किसके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज सी। आप लोग के द्वारा भी करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया। काफ़ी बच्चे यहाँ पे राज मन्नार कमेटी के बारे में भी लिखे हैं, ऑप्शन बी भी लिखे, एआरसी कमीशन भी लिखे, बट द करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा जो कि सरकरिया कमीशन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पूछी थी कि मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो मेन एडवांटेज यहाँ पे ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिमेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के। इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव जो भी काम करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर के, क्योंकि लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको इम्प्लीमेंट करना। तो इसलिए हमारा बेस्ट पार्ट यही होता है और यही मेन एडवांटेज है हमारे यहाँ कि दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया गया, अगर एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। फाइन। आज के लिए क्वेश्चन है आपका कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये कौन सा राइट है आपके पास? यानी कि जो आप वोट देने का अधिकार है, क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है या फिर नेचुरल राइट है या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेक्ट बताइए इसका। सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए कि एक आपको ट्रू बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स को लेकर। फर्स्ट है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटी। इट मीन्स कि कानून लाया जाता है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए। सेकंड है कि ये को रिलेटेड है लीगल ड्यूटीज़ के साथ। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन से ऑप्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड करके आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की टॉपिक। तो इलेक्शन में सबसे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन कहने का मतलब है कि जो हमारा जनरल इलेक्शन होता है जो कि लोकसभा के लिए होता है, और आप लोग स्टेट में देखोगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है, इन दोनों को एक साथ करना, यानी कि 28 स्टेट जो है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन और जो हमारा लोकसभा है उनकी इलेक्शन को एक साथ करना, ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अगेन ये टॉपिक को उठाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे वन वन करके निकाल रहे हैं। तो वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन वर्ल्ड, तो ना जाने उनकी क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम है, बहुत सारी है। तो उसमें भी एक उनकी ये भी प्रोग्राम है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए उनके द्वारा कहा गया है। तो फिर से वो कहे हैं तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में समझते हैं, जो कि आप लोग समझ गए कि इसका मतलब है कि इंडियन इलेक्शन साइकिल जो है इस तरीके से होना चाहिए कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है हर 5 साल में वो एक साथ हो। अब यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है ऐसा नहीं है कि अभी हमारे कंट्री में अब तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया या फिर इसके बारे में हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, कभी पहले डिस्कस नहीं हुआ था इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले थी। इट मीन्स कि 1967 तक ऐसे ही होता था। लोकसभा और जो राज्य थे उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होती थी वो पहले एक ही साथ होती थी 1967 तक। बट बाद में चल कर ये आपका डिसॉल्व हो गया ये प्रोग्राम, क्योंकि 1968 में और 1969 में जो है कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ राज्यों के जो है वो डिसॉल्व हो गए थे, और लोकसभा जो है वो 1970 में डिसॉल्व हुई थी। तो इस तरीके से जो स्टेट असेंबली और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है ना, फिर वहीं से ये अलग अलग होने लगा। इट मीन्स कि 1968 से ये अलग अलग होने लगे। तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए कि अब तक हमारे कंट्री में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फाइन। बाद में क्या हुआ कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का आइडिया जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगेन 1983 में कहा गया, और उनके द्वारा रेफर किया गया जो लॉ कमीशन और जो नीति आयोग है, और साथ ही साथ इस चीज़ को बाद में चलकर दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा भी रिकमेंड किया गया। तो कमेटी याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा इनके द्वारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बोला गया था।
साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पूरे कंट्री में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ का जो वोटिंग होगा वो सिंगल डे, सिर्फ एक ही दिन वोटिंग होगा, एक ही दिन आपको लोकसभा के लिए भी वोटिंग करनी है और एक ही दिन अपने राज्य के लिए भी आपको वोटिंग करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, ये आपका फेज़ वाइज मैनर में कंडक्ट किया जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख सकते हो कि जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है उसके लिए 8 फेज़ में उस इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा। तो वैसे भी आप लोग किसी भी राज्य का देख सकते हो फेज़ मैनर में होता है, तो उसी तरीके से होगा। और वोटर्स जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे तो वो यहाँ पे दोनों के लिए वोट कर सकते हैं, सेम डे ही आप वोट कर सकते हो। और हाँ, ये चीज़ प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे संविधान में भी ऐसा कोई प्रोविज़न है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। तो आप लोग देख सकते हो कि 4 आर्टिकल है जिसमें कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा गया है। जैसे कि आर्टिकल 83 है, इसके तहत कहा गया कि लोकसभा का नॉर्मल टर्म जो होगा वो 5 ईयर्स के लिए होगा। 5 ईयर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम लोग 85 आर्टिकल में देखें तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके पास भी ये पावर है कि यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 172 है जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म रखा गया है 5 ईयर्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के लिए 5 ईयर्स का टर्म और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 5 ईयर्स का टर्म्स किस किस आर्टिकल में है, तो आई थिंक अब आप बता पाओगे। 83 है फॉर लोकसभा एंड 172 है फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी के साथ अगर आर्टिकल 174 देखें तो इसमें गवर्नर के पास पावर है कि वो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट के कैबिनेट के एडवाइस में। तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है लोकसभा को डिसॉल्व करने का अंडर आर्टिकल 85 एंड गवर्नर को भी अधिकार है कि वो अपने स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको भी बिफोर उनके डिसॉल्यूशन जो डिसॉल्व होने का टर्म है 5 ईयर्स का उससे पहले भी वो डिसॉल्व कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 174। तो ये 4 आर्टिकल है जिसमें कि आप यहाँ पे पावर दिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव को। तो इसके बारे में आप देख सकते हो, लेकिन हाँ डायरेक्टली आपको नहीं देखने को मिलेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में किसी आर्टिकल में कहा जा रहा है। अब कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल की बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि एक इलेक्टोरल रोल होना चाहिए इलेक्शन के लिए, वो भी पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटीज़ का, स्टेट असेंबली का और लोकसभा का। अब ये कॉमन इलेक्टोरल रोल होता क्या है ये समझते हैं। स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे म्यूनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन को देखते हैं। इट मीन्स कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है इनके अंडर कौन कौन सी यहाँ पे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर ही म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत का इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी होता है। बाकी आप लोग देखो कि प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये सब का जो इलेक्शन कराते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल और जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो यहाँ पे फ्री है कि अपने खुद के इलेक्टोरल रोल को यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए वो अपना खुद ही बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि हर एक स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं ना वो अलग अपने स्टेट के कानून के द्वारा ही वो काम करते हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वहाँ के जो कानून होंगे उनके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वहाँ के इलेक्शन कमीशन काम करेंगे। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ के कानून के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि अपने यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन को अलाउ किए हैं कि वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशंस के जो वोटर रोल्स है उसको वो बोरो भी कर सकते हैं या फिर यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बेसिस भी होगा वो अपने यहाँ पे जो भी रोल्स है म्यूनिसिपैलिटीज़ का या फिर पंचायत इलेक्शन का तो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो यहाँ पे मदद भी ले सकते हैं। आज की डेट में आप देखो कि ऑल स्टेट यानी कि एक्सेप्ट सिर्फ यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनके द्वारा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन रूल्स फॉर लोकल बॉडी पोल्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेट नहीं है, बाकी सारे स्टेट के द्वारा ये आपका रखा गया है। साथ ही साथ ये भी आर्गू किया जाता है कि जो सेपरेट वोटर लिस्ट बनाने की जो प्रिपरेशन है ना उससे क्या होगा ना कि डुप्लीकेशन भी हो सकती है। यानी कि सेम काम को आप बार बार कर रहे हो और ये डिफरेंट एजेंसीज़ के बीच में ये आपका जो है सेम काम भी होता है, तो ये भी एक तरीके का इश्यूज़ बताया जा रहा है। लॉ कमीशन के द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए और वो इनके द्वारा 255 जो रिपोर्ट थी 2015 में उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होनी चाहिए। यानी कि एक कैंडिडेट का जो है ना लिस्ट 2 बार नहीं निकलना चाहिए, एक ही लिस्ट होना चाहिए, उसी में आपका कॉमन होना चाहिए कि कौन यहाँ पे लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, कौन यहाँ पे राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो कॉमन इलेक्टोरल रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, जो कि आर्टिकल 243 क्लॉज के में हुआ है, 243 क्लॉज जेड ए में है।
जो कि यहाँ पे ज़रूरी है कि बोला जाता है कि मैंडेटरी है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल होनी चाहिए सारे इलेक्शंस के लिए हमारे कंट्री में। तो सिंगल इलेक्टोरल रोल की बात की जा रही है, तो इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए के बारे में बात करें तो यहाँ पे पावर दिया गया है इलेक्टोरल रॉल्स, और जो यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस को जो कंडक्ट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशंस को, इस तरीके का पावर दिया गया कि वो इसको देख सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके का जो इलेक्टोरल रॉल्स बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया इसके बारे में। सेकेंड आर्टिकल में आते हैं, ये है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप देखते हो चंदा देने की बात आती है किसी भी कैंडिडेट को जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो उसको कहा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। यहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डोनर है उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किया जाएगा, वो भी आरटीआई एक्ट के तहत। तो ये आपका कोई भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर में नहीं आएगा, ना ही ये किसी भी एक्ट के कोई भी प्रोविज़न को वॉयलेट करेगा। इट मीन्स क्या कहा जा रहा है कि जैसे अगर मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ही या फिर कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जिनको कि मुझे लगता है कि मैं उन्हें डोनेशन दूं क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो खरीदूंगी। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर पहले क्या था कि किसी भी जो भी परचेज़र है, जो डोनर है, यानी कि मैं जो दूंगी तो मैं डोनर बनूंगी, तो मेरे जो इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिटी है, वो डिस्क्लोज़ नहीं होगा। लेकिन अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है इसको डिस्क्लोज़ किया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि इससे जो है लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सर्व नहीं होगा या फिर इससे जो है वॉयलेशन भी नहीं होगा इस एक्ट के तहत। आरटीआई का अगर सेक्शन 8 देखें तो इसमें कुछ पब्लिक अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो यहाँ पे सिटीजन्स इन्फॉर्मेशन जो है नहीं देंगे जो भी यहाँ पे पर्सनस को अवेलेबल कराया जा रहा है। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी होंगे आरटीआई के तहत, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो भी यहाँ पे अथॉरिटी होंगे, उनको यहाँ पे अपने अगर कोई ट्रस्टेड रिलेशनशिप है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराएंगे। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तभी कराएंगे जब बहुत बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट चाहती है कि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, तभी ऐसा होगा। ठीक है, अपने रिश्तेदार वगैरह सबको नहीं बताना है। पॉलिटिकल फंडिंग अगर क्लीन अप देखें तो सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड कहने का मतलब है कि आप इस बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हो, इसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डोनेशन देने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकते हो। ये एक प्रोमिसरी नोट जैसा है, जैसे पी नोट कहा जाता है। पी नोट आपका रिटर्न में होता है और इसमें लिखा रहता है कि हाँ आप इसको इतना पैसे दे रहे हो, तो ये जस्ट लाइक अ पी नोट भी आपको कहा जाएगा। कौन इसको परचेज़ कर सकते हैं? तो कोई भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के अंदर कोई भी बॉडी अगर है तो वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। बॉन्ड डोनेशंस डिनोमिनेशंस कितने कितने में होगा? तो आपका 1000 में 10,000, वन यहाँ पे आपका 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, तो बस इतने में ही आप परचेज़ कर सकते हो, वो भी सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ एसबीआई से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपके रूल्स रेगुलेशन रखे हुए हैं। कब यहाँ पे जो है इस तरीके के बॉन्ड को लिया जा सकता है? तो ये अवेलेबल होता है हर एक, आप देखो कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के स्टार्टिंग के 10 दिन में जो है आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। लाइफ स्पैन कितना है? एक बार आप परचेज़ कर लिए इसको और पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए तो उनको 15 डेज़ में जो है रिडीम करानी होती है, यानी कि 15 डेज़ में उनको अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराना होता ही है। कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि इसको एलिजिबल है वो रिसीव कर सकते हैं डोनेशन को, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू? तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि एटलीस्ट लास्ट लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1% वोट जो है वो सिक्योर किए थे, और उनको रजिस्टर किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत। तो इतनी बातों को आपको याद रखनी है कि सारे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं दे सकते, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकते जो कि इस बार जो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी उनको लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1% वोट उनको मिला था। और दूसरी बात यह है कि बाकायदा उनको सेक्शन 29A के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में उनको रजिस्टर्ड भी किया गया है। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप लोग डोनेशन दे सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो अनाउंस किया गया था 2017-18 के यूनियन बजट में। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं वोटिंग राइट्स टू एनआरआई। याद करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के रट्टा मारो, कहने का मतलब है कि 2-3 बार आप पढ़ लो, चीज़ों को समझ लो, रिवाइज करते रहिए तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, वोटिंग राइट देखते हैं एनआरआई के लिए, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए क्या वोटिंग राइट लाया गया। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गया है कि हम लोग को एनआरआई को, इट मीन्स कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है उनको भी परमिट करना चाहिए कि वो भी यहाँ पे वोट्स दे सकते हैं, वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू।
तो पोस्टल बैलेट क्या होता है पहले ये समझते हैं। पोस्टल बैलेट कहने का मतलब है कि एक तरीके का ये वोटिंग पैटर्न है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर होता है। आपका जो है ना मेल के थ्रू आपको मिल जाएगा इस तरीके का पेपर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्टॉर्स को, और फिर बाद में जो है अगर आपको यहाँ पे नाम दिए रहेंगे, आपको जिसको भी वोट देना है उसके सामने आपको टिक मार्क करनी है और वापस से मेल कर देना है जिसकी तरफ से आपको आया था। ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर है, इसमें पोस्टल बैलेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाता है, लेकिन आपको जो रिटर्न करना है वो भी ऑर्डिनरी मेल के थ्रू करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है फिर आपको जो है जाकर वाया जो पोस्ट वगैरह है वो करना है, ऐसा नहीं है। आप सिंपली जो है मेल के थ्रू आप कर सकते हो। और ये सिर्फ अवेलेबल है कुछ सर्विस वोटर्स में, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हो गए, या फिर जो भी पर्सन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयड है लेकिन काम कर रहे हैं इंडिया के बाहर, तो ऐसे लोगों को अभी पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है प्रावधान है कि वो हमारे यहाँ वोट दे सकते हैं। लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और गवर्नमेंट सिर्फ इसको चाहती है कि अमेंड करे यहाँ पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, और साथ ही साथ इसको यहाँ पे अमेंड करने के लिए ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की हामी की ज़रूरत है। 3 कैटेगरी होते हैं इलेक्टोरल्स का हमारे इंडिया में। एक तो जनरल इलेक्टोरल्स होते हैं, दूसरे ओवरसीज़ इलेक्टोरल्स होते हैं और तीसरे सर्विस इलेक्टोरल्स होते हैं। यानी कि जनरल इलेक्टोरल्स कौन है, जो कि इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे 18 साल से ऊपर जो हम लोग हैं इंडिया में रह रहे हैं तो वी आर जनरल इलेक्टोरल्स। लेकिन ओवरसीज़ इलेक्टोरल्स है जो कि आप देखो जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो एनआरआई है, जो कि इंडिया के रहने वाले लेकिन बाहर जाकर काम कर रहे हैं। उसके बाद सर्विस इलेक्टोरल्स भी है जो कि काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि वो छुट्टी लेकर आ नहीं सकते हैं इलेक्शन में वोट देने के लिए। तो जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होते हैं, पर्सन जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड है लेकिन बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है, ठीक है। ये सारे प्रोविज़न होते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की प्रपोजल क्या है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया कि अब वो रेडी है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, वो भी जो भी वोटर्स हमारे बाहर रहते हैं और आने वाले जो अभी यहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में जो जिस तरीके का भी वोटिंग इलेक्शन होने वाला है, तो इसमें आपके एनआरआई को भी ये प्रावधान है कि अब वो वोट कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ यहाँ पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को ही यहाँ पे अमेंड करना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कोई भी एनआरआई अगर वो इंटरेस्टेड है वोटिंग करने के लिए, तो वो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्म करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको उस तरीके का बैलेट पेपर भेजेगी, फिर वो वहाँ पे अपना टिक मार्क करके अपना जो भी ऑप्शंस है उसको रख कर वो वापस जो है वो यहाँ पे अपना बैलेट पेपर वापस से भेज देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होगा। उसके बाद क्या है कि इंडिया के जो एनआरआई है वो यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक उनका बेसिक ह्यूमन राइट्स है, राइट टू वोट का जो अधिकार है। मैं अभी जो आपसे पूछी हूँ कि राइट टू वोट ये किस तरीके का अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू वोट का अधिकार हर किसी को है, इंडियन सिटीजन्स को जिनकी एज अबव 18 ईयर्स हो चुकी है, तो चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो बाहर रहे। एनआरआई भी हमारे इंडियन ओरिजिन ही है, हमारे इंडिया का ही है, तो उनको क्यों नहीं वोट देने को मिलता है कि नहीं। लेकिन हाँ, वो वोट देते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है कि वो इंडिया में आकर जहाँ से भी उनका एड्रेस होता है, जहाँ पे उनको दिया जाता है उनका पोलिंग बूथ होता है, उसमें जाकर वो उनको वोट देना होता है। अब कौन एनआरआई के पास इतना टाइम है कि वो इतने खर्चे करके यहाँ इंडिया में आए और ऊपर से एक दिन के लिए वोट दें। तो बहुत कोई प्रीफर नहीं करते, लेकिन हाँ बहुत कोई ऐसे भी होते हैं कि जो कि छुट्टी लेकर आते हैं और वोट देते हैं, नो डाउट। तो ये काम करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है। तो आज की डेट में जब डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, डिजिटाइजेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको भी डिजिटल कर दिया जाए। तो वही चीज़ है, जैसे आप देखो कि बहुत सारे कंट्रीज़ भी इसको अलाउ किए हुए हैं कि वो यहाँ पे वोट कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे कंसर्न है, जैसे कि जो वोट की सिक्रेसी है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लॉजिस्टिक चैलेंज भी है, या फिर बाहर की वोटिंग से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो बहुत तरीके की नेगेटिव पॉइंट भी है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए कुछ अच्छी भी बात है तो कुछ बुरी बात भी है। अब देखते हैं कि एनआरआई वोटर और ओवरसीज़ इलेक्ट्रॉल के बारे में। तो एनआरआई वोटर्स हो गया या फिर बाहर के जो इलेक्ट्रॉल्स हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि इंडिया का सिटीजनशिप है और हमारे कंट्री से एब्सेंट है, क्योंकि वो बाहर जाकर या तो पढ़ रहे हैं या तो वो काम कर रहे हैं, और वो सिटीजनशिप दूसरे कंट्री का एक्वायर नहीं किए हैं, हमारे ही कंट्री का उनको सिटीजनशिप है, तो उनको हम लोग एनआरआई कहते हैं। अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ के 3.10 करोड़ एनआरआई जो है आज के डेट में डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। तो इन लास्ट लोकसभा में रफली सिर्फ 2,500 जो है वो हमारे इंडिया में आए थे वोट देने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितने कम लोग हमारे इंडिया में आते हैं और कितने ज़्यादा लोग जो है वो छूट जाते हैं, वो किसी कारणवश से वो इंडिया में नहीं आ पाते, वोट नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं उनका जो राइट टू वोट का अधिकार है वो वॉयलेट हो रहा है, और उनके वोट से भी हमारे
इंडिया में कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है कि हम लोग के सिटीजन्स को राइट टू वोट का अधिकार है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखो कि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो लोग वोट दे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी होने का चांसेस है। अब आज के डेट में देखते हैं कि करंट प्रोसेस क्या है वोटिंग करने का। तो वोटिंग राइट जो एनआरआई को दिया गया है वो 2011 में दिया गया था, ठीक है। और ये अमेंडमेंट करके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, तो उसको अमेंडमेंट करके यहाँ पे वोटिंग राइट दिया गया था। एक एनआरआई जो है वो अपने खुद के जहाँ वो रहते हैं वहीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वो वोट कर सकते हैं जहाँ उनका पासपोर्ट में नाम लिखा गया है। साथ ही शी कैन ओनली वोट इन पर्सन, यानी कि वो खुद आकर वोट कर सकते हैं, किसी और को कहकर वोटिंग नहीं कहला सकते। पहले क्या था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल बिल जो कि यहाँ पे 2017 का था, उसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो प्रॉक्सी वोटिंग है उसको एक्सटेंड किया जाए। प्रॉक्सी वोटिंग भी एक अलग चीज़ होती है बैलेट पेपर के अलावा। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है कि जैसे अगर मैं एनआरआई हूँ तो मैं बाहर ही रहूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी को कह दूँ कि मम्मी आप अपना जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन मेरी तरफ से इनको वोट दे दो। तो क्या हो गया कि मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन प्रॉक्सी वोटिंग हो गया, मेरे तरफ से जो है वोटिंग चला गया मम्मी के द्वारा। जैसे आप लोग भी कॉलेज में बंक करते हो तो अपने दोस्तों को कह देते हो कि मेरा अटेंडेंस बना देना, तो प्रॉक्सी लगाया जाता है। तो उस तरीके का यहाँ पे भी काम होता है, ठीक है। तो ये क्या था कि यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग की बात की जा रही थी 2017 में, जो भी बाहर रहते हैं, यानी कि 16 जो लोकसभा डिसॉल्व हुआ था उसके बाद ही ये बात किया जा रहा था। लेकिन अभी तक इस बिल को जारी नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर बात खत्म होकर अब न्यू फ्रेश बात यही निकल कर आई है कि हाँ, एनआरआई को भी वोटिंग का राइट्स देना चाहिए और उनको बैलेट पेपर जो है सबसे सुटेबल होगा। ओके, तो ये बातें रही। अब आते हैं 4th आर्टिकल में, जो कि है यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन। लोकसभा स्पीकर जो है वो 15 एमपीज़ को नॉमिनेट किए हैं कि वो यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन को देखेंगे। अब ये है क्या डीलिमिटेशन कमीशन? तो यानी कि आप देखो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री को फिक्स करना। हमारे कंट्री में जितने भी 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इन मान लीजिए कि दिल्ली की टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, ठीक है। तो ये टेरिटरी है, तो इसको यहाँ पे फिक्स करना कि हाँ ये दिल्ली की टेरिटरी है और यहाँ पे कितने कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे। इट मीन्स कि कहाँ कहाँ से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, ठीक है। अब ये कब किया जाता है? हर एक सेंसस के बाद। सेंसस आप देखते हो कि 10 साल के बाद होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंसस के बाद ही हो, कुछ कुछ सेंसस के बाद नहीं भी करना होता है, नहीं भी किया गया है। लेकिन हाँ, जैसे अभी आप देख रहे हो कि लास्ट सेंसस हम लोग 2011 का स्टडी करते हैं, अब 2021 आ चुका है, तो इस साल आपको सेंसस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस साल जो सेंसस होगा उससे यहाँ पे हम लोग के देखेंगे कि पॉपुलेशन कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशंस भी जो है बाउंड्री को लिमिट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देख लेते हैं कि किस किस आर्टिकल में डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 82 है, जिसमें कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि हर एक सेंसस के बाद वो डीलिमिटेशन कानून लेकर आएंगे। साथ ही आर्टिकल 170 है, जिसमें कि सेम काम यहाँ पे स्टेट के लेजिस्लेटिव में किया जाएगा। और प्रीवियस अगर हम लोग कमीशंस देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कब का फॉर्म हुआ है, तो 1952 में, 1963 में, 1973 में, और लास्ट जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था वो 2002 में ही बना था। इट मीन्स कि 2011 के बाद जो है नहीं बना था, ठीक है। तो अब तक कितने बने हैं? 4 बने हैं। कंपोजिशन क्या है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं? तो 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी ये सारे मेंबर्स जो है अपने एक प्राइमरी पोस्ट को होल्ड करके रखे, लेकिन लिमिटेशन कमीशन के भी वो मेंबर होते हैं, लेकिन वो इनमें जो काम करते हैं ना, एक्स ऑफिसियो मेंबर जैसा अगर वो काम करते तो इसका इनकम वो नहीं लेते हैं। अगर वो इनकम ले लेंगे तो फिर तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा ना, कि सरकार के अंदर फिर दूसरा ऑफिस भी वो होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए वो इनकम नहीं लेते, इसलिए उनको एक्स ऑफिसियो मेंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले है कि जो रिटायर्ड जज हो गए या फिर जो सर्विंग जज है वो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है। उस स्टेट के जो है स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो ये 3 लोग होते हैं। साथ ही फंक्शंस क्या है कि वो डिटरमाइन करते हैं नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, जितना भी पॉपुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और सीट भी रिजर्व करते हैं जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। आज की डेट में अगर देखें तो ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है कानून के द्वारा। नो लिमिटेशन पोस्ट जो है, लो डीलिमिटेशन पोस्ट जो है वो 1981 और 1991 के सेंसस के बाद हुआ था। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में किया गया था, जिसमें कि आप देखो कि इसमें रखा गया था कि डीलिमिटेशन जो है वो कब तक चलेगा, तो 2026 तक चलेगा, ठीक है। तो अब इस बार जो है अमेंड करने की बात की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। राइट टू रिकॉल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रिसेंटली जो हरियाणा असेंबली है उनके द्वारा एक बिल लाया गया, हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें कि राइट टू रिकॉल का यहाँ पे अधिकार दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल एक तरीके का प्रोसेस है
जहाँ पे जो इलेक्टोरेट होते हैं ना, उनको पावर होता है कि वो अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को हटा दें। जैसे कि पंचायती राज में जो यहाँ पे मुखिया होते हैं, इलेक्टोरेट जो यहाँ पे ऑफिशियल होते हैं, अगर लोग चाहते हैं कि उनको हटा दे, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं किसी और को, तो उनको हटाने का अगर है तो यहाँ पे राइट टू रिकॉल किया जाता है, जिसमें कि लोग जो होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी अगर लोग उनको हटाने के लिए वोटिंग करते हैं या फिर बोलते हैं, तो उनको हटाया जाता है। यानी कि उनके टर्म से पहले ही अगर हटा दिया जाए, 5 साल का टर्म होता है, उनसे पहले अगर 4 साल में हटा दिया जाए तो उनको राइट टू रिकॉल कहते हैं। ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आप देख सकते हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि जहाँ पे रूल्स होते हैं और प्रोसेस होता है, जो कि लोगों को ये दिया गया है कि वोट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, कानून के लिए, ट्रीटी के लिए, या फिर कोई भी डिसीजन लेना है पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो वोट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही ये पार्ट है, राइट टू रिकॉल। बिल में क्या है ना कि रिकॉल करने की बात की जा रही है, जो विलेज के सरपंच है और जो ब्लॉक लेवल के मेंबर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पंचायत है, अगर वो अपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रिकॉल करना यानी कि जो 50 मेंबर्स हैं, 50% जो मेंबर है वार्ड के और ग्राम सभा के, उनको यहाँ पे राइटिंग में लिख के देना है कि वो यहाँ पे ये प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लिख के देना है। और साथ ही साथ यहाँ पे सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसको फॉलोड किया जाएगा, जिसमें कि रिकॉल की प्रोसेस स्टार्ट होगी और इसमें 2/3 जो मेंबर होंगे ना, उनको यहाँ पे जो सरपंच के अगेंस्ट में वोट करना होगा। तो ये सब बातें याद रखनी कि 50% मेंबर्स के साथ स्टार्ट करना है और बाद में चल के 2/3 मेंबर जो है वो यहाँ पे उनके जो सरपंच वगैरह है या ब्लॉक लेवल के जो मेंबर है उनके अगेंस्ट में वोट करेंगे। इसी के साथ साथ और भी यहाँ पे चीज़ें हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, तो इसको भी आप समझिए। बहुत सारे एलिमेंट्स है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। सबसे पहले है कि रेफरेंडम। रेफरेंडम आप देखते हो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसमें कि इलेक्टोरेट को ये कहा जाता है कि वो डायरेक्ट वोटिंग करे। अगर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लेजिस्लेटिव इशू हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे वो रिलेटेड डायरेक्ट वोट कर सकते हैं और उसका जो आउटकम्स आता है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। इसलिए रेफरेंडम को बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको माना भी जाता है। लोगों को डायरेक्ट अधिकार है, आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है, आप वोट कीजिए, मेजोरिटी अगर वोट करेंगे तो वो सरकार को हटा दिया जाता है। सिटीजन्स इनिशिएटिव भी है, जैसे कि इलेक्टोरेट को ये अलाउ भी किया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव मेजर्स जो भी लोगों के द्वारा प्रपोज किया गया है उसके ऊपर वो वोट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये सारे मेजर्स के जो प्रोपोनेंट है गैदर होकर एनफ अगर सिग्नेचर करेंगे इनको सपोर्ट करके अगर वो सिग्नेचर कर दिए जो भी मेजर प्रपोज किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो ये सिटीजन की भी इनिशिएटिव है। प्लेबिसाइट भी होता है, यानी कि एक तरीके का ये रेफरेंडम ही आप समझ सकते हो, जो कि ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इट मीन्स कि वो यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, लोग उनको चाह रहे हैं कि नहीं, लोगों की डिमांड में अभी भी वो है कि नहीं, लोग उनके अगेंस्ट में तो नहीं है, तो प्लेबिसाइट वहाँ पे कराया जाता है। लेकिन हाँ, एक लिटिल डिफरेंस है, रेफरेंडम लोग अपने द्वारा कराए जाते हैं सरकार के अगेंस्ट में, और यहाँ पे सरकार खुद ही कराती है अपने फेवर को देखने के लिए। लेकिन हाँ, ये बाइंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा पता चल जाए कि लोग उनको नहीं चाह रहे हैं सरकार को, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हाँ, वो अपनी सत्ता को छोड़े कि नहीं छोड़े। तो ये आपका मे और मे नॉट भी बाइंडिंग है। बट येस, रिमेंबर डैट कि रेफरेंडम जो है वो ऑलवेज बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर। एजेंडा इनिशिएटिव भी है, यानी कि एक तरीके का पॉपुलर राइट होता है, जिसमें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेफरेंडम वोट है ना उसी को लीड करे, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ रखा जाता है सरकार के द्वारा, जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसमें अगर किसी को परेशानी है, लोगों को परेशानी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। फाइन, तो ये सारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी एक टाइप्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे न्यूज़ जो रहे हैं इस साल में। तो सबसे पहला है कि स्टार कंपेनर इन इलेक्शन, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर ये स्टार कंपेनर का टैग लग जाता है। रिसेंटली आप देखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो कांग्रेस के लीडर है कमलनाथ, उनको यहाँ पे पार्टी लिस्ट, जो स्टार कंपेनर का जो पार्टी लिस्ट था उनके वहाँ से, उस लिस्ट से उनको हटा दिया गया है। तो इसके ऊपर फिर क्वेश्चन अराइज हो गए। तो स्टार कंपेनर जो है, सबसे पहले ये नॉमिनेट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जो कि यहाँ पे कंपेन करेंगे एक गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो स्टार कंपेनर की जो लिस्ट होती है ना, ये यहाँ पे आपका जो बनाया जाता है वो चीफ, जो CEO होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर ये बनाया जाता है विद इन अ वीक, जब से ये इलेक्शन की नोटिफिकेशन आ जाती है। और ये डेट आपका जो यहाँ पे दिया जाता है इलेक्शन का, तो उसके विद इन अ वीक जो है इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया जाता है, प्रिपेयर कर दिया जाता है कि स्टार कंपेनर के रूप में कौन कौन से लोग यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। और इस चीज़ को रखा गया है सेक्शन 77(1), जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत है।
एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके पास 40 स्टार कंपेनर होते हैं, और अनरिकग्नाइज्ड लेकिन हाँ वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 स्टार कंपेनर होते हैं। एक्सपेंडिचर जो किया जाता है यानी कि जो खर्चे किए जाते हैं कंपेनिंग करने में इस तरीके का नोटिफाइड स्टार कंपेनर के द्वारा, ये चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की जाती है कि कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ने के लिए कितना खर्च किया जा रहा है। जैसे आप देखते हो कि किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है लीड करने के लिए बॉलीवुड स्टार भी आ जाते हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से निकल कर आते हैं, तो वो स्टार कंपेनर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रोपेगेंडा है उनका कि वो थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, जैसे कि आप अगर किसी के फ़ैन हो और वही पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट करे तो कहीं ना कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो वही बातें हैं, स्टार कंपेनर का भी हमारे यहाँ अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं किसी भी अगर स्टार कंपेनर को अगर खड़ा कर रहे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक स्मार्ट काम किया गया है कि जो कैंडिडेट का जितना भी इलेक्शन लड़ने में जो खर्च होती है उससे उसमें इस खर्चे को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना है। रिसेंटली देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो नॉर्म्स है स्टार कंपेनर का उसको भी रिवाइज किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे रख दी गई है, जैसे कि पहले अभी हम लोग देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं रिकॉग्नाइज्ड, तो उनका 40 था लेकिन अभी 30 कर दिया गया है, और जो अनरिकॉग्नाइज था उनका 20 था तो उनको 15 कर दिया गया है। तो इस तरीके से नंबर घटा दिए गए थे, ये ध्यान रखना है। और जो पीरियड ऑफ सबमिशन था कि स्टार कंपेनर की जो लिस्ट है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया। पहले विदिन अ वीक हो जाता था, इट मीन्स कि 7 डेज़ के विदिन, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 10 डेज़ कर दिया गया। जब से इलेक्शन का डेट निकल कर आया तो उससे 10 दिन था कि हाँ इस बीच में आप लिस्ट ऑफ स्टार कंपेनर का प्रोवाइड कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये कुछ न्यू यहाँ पे बस पैंडेमिक को लेकर ये लाया गया था। आगे चलकर इस चीज़ को नहीं मुझे लगता है कि इसको फॉलो किया जाएगा, बट अगर फॉलो भी किया जाएगा तो मैं हूँ ना यहाँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। साथ ही साथ अगर देखें कि अगर कोई कैंडिडेट या फिर उनका जो इलेक्शन एजेंट है वो अगर स्टेज भी शेयर करते हैं स्टार कंपेनर के साथ उस रैली में, तो जो इंटायर खर्चा होता है ना उस रैली का, अदर देन जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है स्टार कंपेनर का, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी ही है, ठीक है, दिल में मत लीजिएगा, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। तो बीजेपी है, उनके द्वारा आप देखो कि हेमा मालिनी जी आई है, तो हेमा मालिनी जी जब आती है स्टेज पर तो वो अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो तब तक ठीक है, उनका खर्चा नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन बीजेपी का अगर कोई कहीं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर वहाँ के कैंडिडेट भी आकर उनके साथ स्टेज शेयर कर दे कि हेमा मालिनी जी के साथ वो भी खड़े हो जाए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे फिर इन हेमा मालिनी जी के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है इस स्टेज को लगाने के लिए, जितनी भी उनके केयर करने के लिए जितने खर्चे हो रहे हैं वो सब ऐड होंगे। बस इसको ट्रैवलिंग जो यहाँ पे एक्सपेंसेस है ना उसको हटा के, क्योंकि आप देखो कि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से कहीं और जाते हैं, जो जितनी भी ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो सब यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन हाँ अगर स्टेज शेयर कर दिए तो, स्टेज शेयर नहीं किए तो कोई नहीं यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो ये सब स्टार मार्क लगा के रखिए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो बहुत बार रिविजन करने के बाद ही आपके दिमाग में फिट हो पाएगा। ऐसे तो अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ याद हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद यही बातें आप भूल जाओगे, और जब यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस दिया जाएगा और इसी स्टेटमेंट को घुमा के दिया जाएगा तो फिर आप वहाँ पे बैठ के सोचते रह जाओगे। तो बेटर है कि ऐसा मत कीजिएगा, 3-4 बार मेरी वीडियो देख लीजिएगा, या फिर अपने जो पीडीएफ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। आप लोग बोल रहे थे कि आप तक जो है PT365 की जो ये पीडीएफ है वो आप तक हार्ड कॉपी के फॉर्म में कैसे मिलेगा। तो देखिए 2 तरीका है। एक तो है कि यहाँ पे जो आपको पीडीएफ मिलता है आप जाकर उसका प्रिंट आउट करा लो, अपने घर में भी प्रिंटर है तो प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट आउट करा के रख सकते हो। नहीं तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो, अभी तो नहीं, जब सारे PT365 पब्लिश हो जाते तो ये आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट ये सब में भी आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अब आपको जो भी सूटेबल लगे, जिस हिसाब से आप खर्चा करने चाहते हो उस हिसाब से आप खर्च करके कर ले। तो मोड बहुत सारा है, आप और भी देख सकते हो कि और भी क्या प्रोविज़न है, आप विज़न आईएएस के थ्रू भी इसको परचेज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे नहीं बेच रही हूँ, मुझसे मत मांगिए, 1-2 लोग मुझे मैसेज कर रहे थे तो मैं नहीं ये बेच रही हूँ, मैं आपको मोड बता देती हूँ कि कैसे आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर। तो इलेक्शन में जो खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशंस के द्वारा रिकमेंड दिया गया कि जो पोल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा भी ये अप्रूव किया गया कि 10% इंक्रीज़ होगा जो इलेक्शन कैंपेन होती है। इलेक्शन का एक्सपेंडिचर कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 19 के हिसाब से जो टोटल इलेक्शन के दौरान खर्चे होते एक कैंडिडेट के द्वारा, वो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट को वो नहीं पार कर सकते हैं।
कोई भी चेंज इस रूल में होगा तो यहाँ पे जो लॉ मिनिस्ट्री है उनकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। आज के डेट में जो खर्चों की लिमिट है स्टेट का या फिर पार्लियामेंट का, इलेक्शंस का, वो आपका हर एक राज्य का डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। एक लिमिट है जो कि सारे खर्चों के लिए एक आपका सेट किया गया है और इसको प्रिंट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट के लिए। जैसे जैसे वो लोग पैम्पलेट वगैरह देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारे खर्चों में कितना खर्च होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसका एक मैक्सिमम लिमिट है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इम्पोज भी लगाया गया है कंपेंज एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि एक कैंडिडेट जब कंपेंज करते हैं, यानी कि वो लोगों से जाकर मिलते हैं, स्टेज में परफॉर्म करते हैं, आप देखते हो भाषण देते हैं, तो वो उस तरीके के काम के लिए भी जो यहाँ पे लिमिट है वो लगाया गया है, बट नॉट बाय पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लिमिट नहीं लगाया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिमिट लगाया गया। गवर्नमेंट जो है उनके पास भी ये पावर है कि वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्सपेंडिचर सेलिंग को, और जो पोल सेलिंग है उसको अब इंक्रीज़ किया जा रहा है 70 लाख से 77 लाख फॉर लोकसभा इलेक्शन और 28 लाख से 30 लाख इन असेंबली इलेक्शन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये मैंडेटरी है सारे कैंडिडेट के लिए कि वो अपना अकाउंट जो है इस बैंक में ओपन कर सकते हैं, वो भी एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को इलेक्शन कमीशन के साथ भी वो शेयर करेंगे, सबमिट करेंगे, और जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो 30 दिन के यानी कि 1 महीने के अंदर जो है उनको इलेक्शन कमीशन को पूरा अपना खर्चे का ब्यौरा देना होता है कि वो कितना खर्चा किए। अगर इनकरेक्ट अकाउंट है, एक्सपेंडिचर अगर वो जितना लिमिट है उससे बाहर चला गया, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि 3 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि वो कैंडिडेट अगले 3 साल तक जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये पेनल्टी के फॉर्म में भी लगाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ए वेव। सो व्हाट इज़ दिस ए वेव? रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1 साल का यहाँ पे चैंपियनशिप कंप्लीट कर लिया गया है ए वेव का, और एक इंटरनेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें कि जो भी इलेक्शन कंडक्ट करने के दौरान जो भी चैलेंजेस और प्रोटोकॉल है वो भी ड्यूरिंग कोविड-19 उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ए वेव है, इट मीन्स के एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। ये एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है जितने भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ है वर्ल्ड वाइड। इसको 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी साउथ कोरिया में। एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो कि सियोल में देखने को मिलेगा साउथ कोरिया में, और आज की डेट में यहाँ पे 115 मेंबर है। साथ ही साथ लास्ट ईयर देखें तो इंडिया जो है वो यहाँ पे चेयर कर रहे थे 2019 से 2021 तक, और इंडिया का जो ए वेव सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली में। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इलेक्शन मैनेजमेंट का मेंबर कंट्री में वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, इसका एम यही है। और साथ ही साथ बेटर तरीके से इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस लेकर आएगी कि कैसे इलेक्शन जो किया जा रहा है वो तो एक फ्री होना चाहिए, दूसरा फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। साथ ही इलेक्शन विजिटर्स जो है और ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है उनके थ्रू यहाँ पे आपका किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ का, और वो बहुत सारे इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। यानी कि इसमें आपके जितने भी 115 मेंबर्स कंट्री है तो वो अपने यहाँ क्या इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं जिससे कि अपने यहाँ वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा पाते हैं, तो उस प्रोसेस को वो लोग एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। फाइन। ओपिनियन एंड एग्जिट पोल, तो इसके बारे में देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक एडवाइजरी यहाँ पे इशू किया गया था ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को लेकर। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझिए। ओपिनियन पोल यानी कि ये जब बैलोटिंग होता है उसके पहले आपका किया जाता है। इट मीन्स कि वोटर के इंटेंशन को जाना जाता है कि हाँ आप क्या सोच रहे हैं, आपसे भी पूछा जाए, आप वोट देकर आए हो तो आपसे पूछा जाता है ना कि आप किसको वोट देते हो, तो आपको बताना है, बताइए, नहीं बताना है नहीं बताइए, या फिर आप क्या सोचते हो कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो इसको कहते हैं कि ओपिनियन पोल। इट मीन्स कि वोटर्स के का क्या इंटेंशन है और वोटर्स के द्वारा ये जानने का कोशिश किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत ये क्लियरली कहा गया है कि नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल और पब्लिसाइज बाय मीन ऑफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिसेमिनेट इन एनी अदर मैनर। तो यहाँ पे क्या है कि कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पे एग्जिट पोल नहीं करेंगे, ना ही इसको पब्लिक करेंगे, ना ही पब्लिसाइज़ किया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। और जो रिजल्ट होगा एग्जिट पोल का वो भी इस तरीके के पीरियड में, तो इसको भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि जो एग्जिट पोल है इसको टेलीकास्ट किया जाता है कुछ एजेंसीज़ के द्वारा। जैसे आप देखो कि इलेक्शन का जब काउंटिंग शुरू हो जाता है तो काउंटिंग होने से पहले ही आपको 24 घंटे या 48 घंटे से पहले एग्जिट पोल हो जाता है, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि हाँ ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी की जीतने की चांसेस ज़्यादा है, ये पार्टी हारने की चांसेस ज़्यादा है। तो सारे वेबसाइट्स में ये आ जाता है। ओनली आफ्टर द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग,
यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जब फाइनल फेज़ हो जाता है पोलिंग का, उसके बाद ही ये टेलीकास्ट हो सकता है। नो ओपिनियन पोल कुड बी कंडक्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैज़ ऑलरेडी वोटेड। इट मीन्स कि ओपिनियन पोल भी कंडक्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी ओपिनियन पोल तो कंडक्ट किया जाता है। तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में एक डिफरेंस है कि ओपिनियन पोल यानी कि वोटर्स जो होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप किसको दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। और एग्जिट पोल में क्या होता है ना कि ओपिनियन पोल के ही बेसिस पे ये लोग जो है ना डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ कौन से कितने लोग जो है किस पार्टी को ज़्यादा वोट दिए हैं, ठीक है, और किस पार्टी को कम वोट मिला है, तो ये बता देते हैं फाइनल रिजल्ट आने से पहले कि हाँ एग्जिट पोल के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी हारेगी। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि एग्जिट पोल वगैरह कुछ नहीं होगा, इसको कंडक्ट नहीं कराया जाएगा और इसके ऊपर बात भी नहीं होगी। तो ऐसी बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आई थिंक इलेक्शन की जो हाँ फर्दर टॉपिक है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस और बिल वगैरह, ठीक है। तो अभी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन नहीं आई है, मंथली मैगज़ीन आएगी तो उसको भी मैं यहाँ पे स्टडी ज़रूर करवाऊँगी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो, और मेल करके अभी तक आपका 6 टेस्ट कंप्लीट हो गया है और रेस्ट ऑफ दी जो 14 टेस्ट है वो आपकी होनी बाकी है। 4 टेस्ट आपका सीसेट का अलग से है जिसमें कि मैं आपको पूरी डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। साथ ही साथ अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो आप फ्री है कि कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।